हेलो स्टूडेंट। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जेईई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और बेसिकली आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन हमारे प्रेशर, डेंसिटी, पास्कल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए प्रेशर पंप हैज ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द आउटफ्लो ऑफ वाटर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको गिवन जो क्वांटिटी है वो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। स्पीड गिवन है आउटफ्लो ऑफ वाटर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्सर्टेड on the vertical wall just in front of the tube which stops water horizontally flowing out of the tube। तो एक ट्यूब हमको गिवन है जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक वॉल है। वो कह रहा है इस ट्यूब का हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है एंड वाटर जिस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो स्पीड हमको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, स्पीड हमको गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। जैसे ही वाटर इस बॉल पे पड़ रहा है वो वाटर क्या हो जा रहा है, स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि वाटर स्टॉप हो जा रहा है मोमेंटली। हमको फाइंड करना है इस पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से भी कर सकते हैं, F इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। F इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। डेल्टा P क्या है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर चेंज इन मोमेंटम की हम बात करें तो वाटर जैसे ही वॉल पे आ रहा है तो स्टॉप हो जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी हो गया जीरो, मतलब फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया। इनिशियल मोमेंटम इसके पास होगा तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। यहाँ पे केवल हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो डायरेक्शन नहीं देखनी है कि जो फ्लूइड है वो वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है या फिर वॉल फ्लूइड के ऊपर लगा रही है। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया था। तो m इंटू वी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो m यहाँ पे क्या है, मास। कौन सा मास, मास को हम क्या लिख सकते हैं, हमको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में अगर हम लिखें मास को तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी या dt। ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। फर्स्ट वाला क्या है, वॉल्यूम, और ये वेलोसिटी है। अच्छा, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी और ये होगी डेंसिटी, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मतलब ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस x। अगर डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो x डिवाइडेड बाई t, ये x और नीचे क्या होगा dt। इसको अगर डेल्टा x भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्मॉल टाइम में अगर मेरे पास जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो डेल्टा x बाहर निकल रहा है, डेल्टा t टाइम में कितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है, डेल्टा x। तो डेल्टा x वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, नीचे डेल्टा t। डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, dAv²। ठीक है, डेंसिटी AV²। तो यहाँ से फोर्स हम फाइंड कर लेंगे। हमको डेंसिटी गिवन है वाटर का कितना, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई v², यानी 20 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴ 400 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है। तो ये उसका एक तरह से वहां पे जो आया था वो एकदम जनरल पार्ट था। ठीक है, मतलब उसमें पूरा कैलकुलेशन करना था जनरल, उसी के बेसिस पे ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 और आगे एक क्वेश्चन आएगा, उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको दे रखा है, स्पेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म इनसाइड द अनदर स्पेरिकल सोप बबल। तो एक सोप बबल जिसका रेडियस हमको गिवन है
3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सोप बबल जिसका हमको रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म इनसाइड एन अनदर स्पेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सोप बबल दूसरा है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। इफ the internal pressure of the smaller bubble of radius 3 centimeter in the above system is equal to the internal pressure of the another single soap bubble of radius smaller। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे जो इंटरनल प्रेशर है उस प्रेशर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखा है, एक हमको सोप बबल और दे रखा है जिसका रेडियस है r। एक सोप बबल हमको और गिवन है जिसका रेडियस क्या है r। तो इंटरनल प्रेशर इसके अंदर और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर का जो वैल्यू है वो कैसा है, सेम। तो इंटरनल प्रेशर का वैल्यू सेम है तो ये काफी इजी प्रॉब्लम था, ठीक है। हमको पता होता है कि सोप बबल के अंदर जो प्रेशर रहता है वो 40 डिवाइडेड बाई आर, 40 डिवाइडेड बाई आर, जहां पे टी क्या होता है सरफेस टेंशन और आर होता है उसका रेडियस। अगर हम केवल अगर ड्रॉप की बात करेंगे, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर कितना होता है 2T डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। सोप बबल में क्योंकि 2 फिल्म आ जाती है, सोप बबल में 2 फिल्म आ जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पे 2T बाई आर उसका 2 टाइम्स हो जाता है 40 डिवाइडेड बाई आर। तो अगर एक फिल्म को हम पार करेंगे तो कितना प्रेशर इंक्रीज होगा 40 डिवाइडेड बाई आर। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0। जैसे मैं एक फिल्म को पार करूंगा प्रेशर कितना इंक्रीज होगा 40 डिवाइडेड बाई आर। तो इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा P0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई आर। R1 बोल देता हूं, जहां पे R1 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये प्रेशर किसका आ गया इस वाले पॉइंट पे। अब जैसे मैं इस वाले फिल्म के अंदर जाऊंगा, ठीक है, ये वाला सोप बबल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, प्रेशर फिर से इंक्रीज होगा कितना 40 डिवाइडेड बाई R2। तो इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा P0। इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर अगर मैं लिखूं तो वो कितना होगा, यहाँ पे देखो P0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 40 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 40 डिवाइडेड बाई R2। ये किस वाले पॉइंट का प्रेशर आ गया इसके अंदर, इस सोप बबल के अंदर। तो इसके पॉइंट के प्रेशर को मैंने बोल दिया PI इंटरनल प्रेशर। तो PI माइनस P0 अगर हम फाइंड करें यहां से, ठीक है, एक्सिस प्रेशर PI माइनस P0, ठीक है, या फिर उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसे भी हो जाएगा। तो ये प्रेशर इंटरनल प्रेशर किसके आ गया इसके अंदर। सेम तरह से अगर हम इस वाले सोप बबल की बात करें जिसका रेडियस हमको स्मॉल r गिवन है, तो बाहर किसी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा P0, अंदर जाएंगे तो अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा P0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। इन दोनों के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो कैसा है, बराबर PI। ये जो प्रेशर है वो भी कैसा है, बराबर। ये दोनों प्रेशर को बराबर कर दो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्रेशर को बराबर करते हैं, P0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू हमको गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर प्लस 40 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू PI। और PI किसके बराबर है P0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई R। P0 से P0 कैंसिल आउट, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/R। 3 6 18 और 9 2 R बराबर यहाँ से हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस हमारा निकल आया कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये भी एक काफी इजी क्वेश्चन था जे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये भी इजी प्रॉब्लम है, हाइड्रोलिक प्रेशर यानी पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। इसमें हमको एक हाइड्रोलिक प्रेस दे रखी है, कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम व्हेन ए मास M इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस कुछ इस तरह से रहती है। यहां पे पिस्टन रहते हैं, एक स्मॉल पिस्टन रहता है, एक पिस्टन का एरिया क्या रहता है मैक्सिमम, एक का मिनिमम। फिर इन्होंने पूछा है इफ इट कैन लिफ्ट किलोग्राम व्हेन द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। मतलब ये जो लार्जर वाला पिस्टन है इसका जो डायमीटर है वो हमने इंक्रीज कर दिया है कितना 4 टाइम्स। D था तो अगर 4D कर दिया है।
एंड दैट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज बाई 4 टाइम, और जो स्मॉलर पिस्टन है इसका डायमीटर हमने डिक्रीज कर दिया है कितना, d/4। अगर d1 था तो d1/4 कर दिया है, ठीक। कीपिंग द सेम मास m द स्मॉलर पिस्टन। तो अगेन इसका बेसिक ही पूछ लिया, ठीक है। तो बेसिक इसका कैसा रहता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमने कोई मास रखा है, सपोज इसका मास है स्मॉल m, कोई वेट, तो नीचे की तरफ ये फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हमने बोल दिया m1 जो कि mg के बराबर होगा, तो उस फोर्स को मैंने बोल दिया यहाँ पे F1। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने लिख दिया स्मॉल a से ऊपर की तरफ। अब जैसे पास्कल्स लगा कहता है, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे फ्लूइड में, तो यहाँ का प्रेशर, ठीक है, इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैंने बोल दिया कैपिटल A, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ फोर्स हमको मिलेगा उसको मैंने बोल दिया F2। तो पास्कल्स लॉ से जब हम फोर्स को बराबर, प्रेशर को बराबर करेंगे दोनों पॉइंट पे, P1 = P2, जब हम पास्कल्स लॉ लगाएंगे, पास्कल्स लॉ से प्रेशर को इक्वल करेंगे, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी F1 डिवाइडेड बाई स्मॉल a इक्वल टू P2 हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल A। हमें यहाँ पे F2 फाइंड करना है, तो F2 अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F2 = F1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a। ये आ गया, ठीक है। इसको मैकेनिकल एडवांटेज भी बोल देते हैं, कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a को क्या बोल देते हैं हम, मैकेनिकल एडवांटेज। तो F1 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, m मतलब 100g। हमको F2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। F2 निकल आएगा तो हमारा मास भी निकल आएगा, g से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इस वाली क्वांटिटी से हमें कोई मतलब है नहीं, हमारा जो फैक्टर हम देखेंगे कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया सर्कुलर होता है, तो उसका अगर हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, πr²। नीचे स्मॉल एरिया, इसका एरिया लिखेंगे वो भी πr² होगा। रेशियो में चाहे हम रेडियस का रेशियो लें या फिर डायमीटर का सेम रहेगा, तो πr² की जगह मैं πd² भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे भी सेम मैं πd², πd1² भी लिख सकता हूँ। ये तो मेरा फर्स्ट वाले केस में रहेगा। सेकंड वाले केस की बात करूँगा तो इस डायमीटर को मैंने कितना इंक्रीज किया है, 4 टाइम्स, ठीक है। डायमीटर को कितना इंक्रीज किया है, 4 टाइम्स। तो ऊपर वाले पे कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई, इसको 4 टाइम्स डिक्रीज किया है तो ये d1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा जो मास का वैल्यू है, या फिर जो फोर्स का, जो मुझे फोर्स मिलेगा ऊपर की डायरेक्शन में, वो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम मास की बात करें, कितना मास यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं, तो इनिशियल जो मास होगा उस मास का हम कितना वो कर सकते हैं, 16 टाइम्स। इनिशियल मास का कितना कर सकते हैं, 16 टाइम्स। तो जो नेक्स्ट वहाँ पे m2 का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 16 × m 16। अच्छा, यहाँ पे πd² है, देखो πd² है तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमारे लिए, तो ये 16 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, πd² है, तो d1² है, d को जब डबल करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ऊपर 16, ठीक है। ऊपर πd² है, d को जब 4 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ऊपर कैपिटल A है, एरिया ये बड़ा वाला एरिया, इसको जब 4 टाइम्स करेंगे तो 4d का होल स्क्वायर होगा 16 टाइम्स, और नीचे d/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर 16। ये वाला 16 ऊपर चला जाएगा तो 16 × 16 टाइम, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा मास, तो 16 × 16 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 16 कितना आएगा, 256.00 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा आंसर। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद ही रहता है, बहुत इजी फार्मूला है, जस्ट पास्कल्स लॉ लगाना है, दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल करना है, देन रेशियो देख लेना है डायमीटर का क्या रेशियो, डायमीटर को एक में इंक्रीज किया, एक में डिक्रीज किया है, फाइंड करना है कितने टाइम्स हमारा जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमको गिवन है ए हालो स्फेरिकल सेल एट आउटर रेडियस कैपिटल R फ्लोट जस्ट सबमर्ज अंडर द वाटर सरफेस, द इनर रेडियस ऑफ द सेल इज स्मॉल r if the specific gravity of the cell material is 27 divided by r with respect to water, the value of r। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि वायंसी फोर्स पे रिलेटेड है, ठीक है, वायंट फोर्स पे। तो इसमें हमको गिवन क्या है, एक स्फेरिकल सेल, ठीक है, सेल होगा तो कुछ इस तरह का होगा सेल, ये वाला पार्ट कैसा होगा, सॉलिड, ठीक है। ये यहाँ से इसका इंटरनल रेडियस होगा और ये आउटर रेडियस होगा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, इस तरह का रहता है सेल। तो
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इनर रेडियस ऑफ सेल स्मॉल आर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ए हॉलो स्फेरिकल सेल फ्लोट जस्ट समझ अंडर द वाटर सरफेस द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्लोट जस्ट सबमर्ज अंडर द वाटर, ठीक है। तो जस्ट सबमर्ज अंडर द वाटर मतलब ये स्फेरिकल सेल यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो कैसा होगा, वाटर में कुछ इस तरह का होगा। ये लाइन आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, देन अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्फेरिकल सेल है वो जस्ट सबमर्ज है मतलब क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। अगर हम देखेंगे तो क्या कंडीशन मिलेगी हमें वाटर के अंदर, ये इस तरह का होगा सेल, ठीक है, कुछ इस तरह का मिलेगा सेल हमें। अब अगर हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्मॉल आर, तो ये फ्लोटिंग की कंडीशन आ गई। फ्लोटिंग की कंडीशन है मतलब हमको फोर्स बैलेंस करने हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे वो हमको देखना है। एक तो इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोल सकते हैं mg। एक इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एंड दूसरा फोर्स, क्योंकि अभी ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट की कंडीशन में केवल एक ही फोर्स आएगा अभी, जिसको बोलते हैं वाइंड फोर्स Fv। तो वाइंड फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा, वही कंडीशन लगानी है और हमारा आंसर आ जाए। तो mg इक्वल टू वाइंड फोर्स। अच्छा इसका अगर मास लिखूं, स्फेरिकल सेल का अगर मैं मास लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये डेंसिटी किसका होगा, DO, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं मास लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल सेल का। तो यहाँ पे डेंसिटी किसका लेंगे, स्फेरिकल सेल का, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लेंगे, स्फेरिकल सेल का, क्योंकि हम इसका मास लिखना चाह रहे हैं। तो इसका मास कहाँ पे होगा, जहां पे इसका वॉल्यूम होगा, मतलब जहां पे मटेरियल होगा, ये केवल इस पोर्शन में इसका मास होगा, ठीक है। तो जब हमें वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम केवल इसी पोर्शन का लिखेंगे, अंदर तो स्पेस है ना, अंदर ये वाला रीजन है, यहाँ तो स्पेस है। तो वॉल्यूम जब लिखेंगे, मास जब लिखना होगा स्फेरिकल सेल का, तो स्फेरिकल सेल के मास में क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल मल्टीप्लाइड बाई मास किसका, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल सेल का, ठीक है। सेल का कौन से वाले पार्ट का वॉल्यूम, जितने में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल इसका, ठीक है, ये सॉलिड वाला रीजन। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें से मेरे को इनर वाला घटा देना है, इनर वाला घटा दूंगा मतलब माइनस का आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास मल्टीप्लाइड बाई जी इक्वल टू वाइंड फोर्स की अगर बात करेंगे तो वाइंड फोर्स क्या होता है, रो वी जी। वाइंड फोर्स का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी किसका, लिक्विड का डेंसिटी, क्योंकि वाइंड फोर्स कौन लगा रहा है, लिक्विड इसके ऊपर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा होता है, यहाँ पे वॉल्यूम हम वो वाला वॉल्यूम लेते हैं जितना पोर्शन ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर डिप है। बी यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम होता है, वो वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट का जो कि वाटर के अंदर डिप है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा वाटर के अंदर डिप है, तो यहाँ पे हम जो वॉल्यूम लेंगे वो कितना लेंगे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लेंगे टोटल, ठीक है। यहाँ पर होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही वॉल्यूम का वाटर वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं पूरा अगर डिप करोगे एक बॉल को तो जितना वॉल्यूम उस बॉल का होगा सेम वॉल्यूम के बराबर वाटर को बाहर की तरफ वो डिस्प्लेस करेगी। तो ये जो वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, टोटल वॉल्यूम VT। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा रो नॉट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई VT 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब यहां से 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा हमको एक चीज इसमें गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 8। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी मतलब हमको पता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर वाटर के रिस्पेक्ट में जो कि हमको गिवन है 27 डिवाइडेड बाई 8। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो किसका, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। यहाँ पे हमको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो कि लिक्विड है, यहाँ पे रो एल की जगह रो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं हम। 27 डिवाइडेड बाई 8, तो रो नॉट डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, रो नॉट डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, ठीक। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन बचा है, रो नॉट डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूं 27 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 27 डिवाइडेड बाई 8
अब हमको स्मॉल आर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन कुछ गिवन थे, ऑप्शन में तुमको जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो कैपिटल आर के टर्म में फाइंड करना था, कितना होगा। तो स्मॉल आर का वैल्यू हमें कैपिटल आर के टर्म में फाइंड करना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 8 आर क्यूब माइनस आर क्यूब बराबर 27 डिवाइडेड बाई 8 आर क्यूब, ये आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 19 कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8 आर क्यूब। 8 से 8 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 19 डिवाइडेड बाई 27 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब का वैल्यू निकल आया, हमको आर फाइंड करना है। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बराबर 19 डिवाइडेड बाई 3 इसका पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जो ऑप्शन था शायद उसमें 8/9 इंटू आर, कुछ इस तरह का ऑप्शन था आई थिंक, ठीक है। तो तुम्हें ऑप्शन से देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन उसके क्लोज आ रहा है। कैलकुलेशन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चंस 2020 का जेई का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दे रखा है, एक एयर बबल गिवन है हमको, ठीक है। अगेन ये भी काफी इजी प्रॉब्लम है। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन वाटर। तो एयर बबल का रेडियस हमको गिवन है 1 सेंटीमीटर, हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन। एयर बबल का एक्सेलरेशन गिवन है हमें कितना, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एयर बबल का हमको एक्सेलरेशन गिवन है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीजीएस में डेंसिटी दे रखा है हमको। एंड वाटर ऑफर्स नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑफर्स नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स। अच्छा, ड्रैग फोर्स वाटर के केस में क्या होता है, विस्कस फोर्स, जिसके क्वेश्चन हम शायद आगे चल के करेंगे। एयर के केस में हम बोल देते हैं ना ड्रैग फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है तो एयर उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, ड्रैग फोर्स भी। लिक्विड के केस में उसी ड्रैग फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला है उसको नेग्लिजिबल, मतलब हमें नेग्लेक्ट करना है, विस्कस फोर्स की यहाँ पे बात हमें नहीं करनी, उसको सिंपल 0 लेना है। ऑन द बबल द मास ऑफ द बबल इज, तो बबल का हमसे मास पूछा है, तो इसका अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे कहीं पे ये मैंने माना एयर बबल है मेरा, ठीक है, इसके अंदर एयर होगी, इसी का हमसे मास पूछा है। इस एयर बबल के ऊपर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊं तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब भी लिक्विड में कोई चीज मूव करती है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, एक तो उसका वेट, दूसरा बायंसी फोर्स एंड तीसरा विस्कस फोर्स। बट यहाँ पे विस्कस फोर्स की हमें बात नहीं करनी है, तो एक ही फोर्स इसके ऊपर बचा, फिर कौन सा लग रहा होगा, बाइंड फोर्स Fv। तो इसके ऊपर केवल 2 फोर्स लग रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन a। ये हमको क्वेश्चन में इतना गिवन है। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मतलब न्यूटन सेकंड ला यूज करेंगे, समीशन F इक्वल टू m। अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या लिखेंगे, Fv बाइंड फोर्स माइनस वेट mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको मास फाइंड करना है तो हम क्या लिख लेंगे, Fv इक्वल टू mg वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, वहां से मास कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, a प्लस जी। अच्छा, बाइंड फोर्स को भी हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, रो vg, रो यहाँ पे डेंसिटी किसका होता है, वाटर का डेंसिटी, वाटर में बाइंड फोर्स वाटर लगा रहा होगा। v किसका वॉल्यूम, अब ऑब्जेक्ट पूरा डिप है वाटर के अंदर तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ही हो जाएगा v यहाँ पे इंटू जी। मास को फाइंड करेंगे तो मास बराबर आ गया यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बबल g डिवाइडेड बाई a प्लस जी। डेंसिटी ऑफ वाटर इसको पूरा सीजीएस में ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो आंसर हमें थे वो भी मास ग्राम में गिवन था, ठीक है, मास ग्राम में गिवन था, तो सारी जो वैल्यू है यूनिट है वो किस में रखेंगे, सीजीएस में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है सीजीएस में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम अगर हम फाइंड करें तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना रहेगा, अभी फाइंड ही कर लेते हैं वॉल्यूम को। स्फीयर है, बबल स्फीयर के फॉर्म में होगा, रेडियस हमें गिवन है,
तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर के ना, तो वॉल्यूम आर को भी हमें सीजीएस में रखेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 इंटू पाई। पाई का वैल्यू अगर 3.14 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.04, अप्रोक्सीमेट इसको सोल्व करेंगे तो 4.16, ठीक है, लगभग 4.16 के आसपास आ जाएगा जी। तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया 4.16 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी का वैल्यू अगर देखें तो ये भी सीजीएस में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी को हम यहाँ पे ना लिख के क्या करते हैं, जी से डिवाइड कर देंगे नीचे क्वेश्चन को, तो क्या मिलेगा 1 + a/g, ठीक है। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मास आ गया 4.16 डिवाइडेड बाई 1 + a। एक्सेलरेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे 9.8 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू है 980, तो ये आ जाएगा 4.16 डिवाइडेड बाई 1 + इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 0.01। आंसर हमारा आ गया 4.16 डिवाइडेड बाई 1.01, ठीक है। तो 1.01 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4.16 के क्लोज जो आंसर होगा ऑप्शन में, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इसके जो क्लोज आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मास किसका, बबल का, ग्राम में, ठीक है। तो ये भी अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम था, बस केवल हमको फोर्स देखने थे, विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करना था और जो फोर्स लग रहे थे ऑब्जेक्ट पे उनको बस देखना था, और सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लेके समीशन एफ इक्वल टू ma देन फाइंड कर लेना था, ठीक है। तो अगेन ये भी एक तरह से इजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये देखो ये 2020 में आया हुआ है, जो 2020 में था सेकंड क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो सेकंड क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों जस्ट सेम है, इस वाले में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसमें कैलकुलेशन कम है, क्योंकि इसमें हमें जनरल फाइंड करना है। इसमें एरिया को एस दे दिया है, वहाँ पे एरिया का कुछ ना कुछ वैल्यू हमें गिवन था, ठीक है। बस इसी तरह के पैरामीटर चेंज है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल आर केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड ईच कंटेन द सेम लिक्विड ऑफ डेंसिटी d. The area of base of the vessel is s, but the height of liquid in one vessel is x1 and in the other is x2. When both cylinders are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, the liquid from one vessel to other until it comes to equilibrium at a new height. The change in energy of the system in this process. तो 2 कंटेनर हमें गिवन है यहाँ पे, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो हमें गिवन है कितना है S। दोनों कंटेनर में लिक्विड का जो डेंसिटी है वो भी हमें गिवन है कितना D, दोनों में डेंसिटी सेम है। अब दोनों में जो वाटर का हाइट है, इसमें जो भी लिक्विड फिल है उसका जो हाइट है वो क्या है, एक में x1 है और एक में x2। इसमें x2 ले लेते हैं, ये जो हाइट है वो हाइट हमको गिवन है x1 एंड एक कंटेनर में जो हाइट है वो हमें गिवन है x2। When both cylinder are connected through a pipe of negligible volume, दोनों सिलेंडर को हमने एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है जिसका वॉल्यूम क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। यहां से इनको कनेक्ट कर दिया है। द लिक्विड फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू द अदर अंटिल इट कम्स टू इक्विलिब्रियम एट अ न्यू हाइट। द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस। वहां पे वर्क डन पूछा था, वर्क डन भी यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी पूछा है, तो चेंज इन एनर्जी यहाँ पे हम सिंपल क्या फाइंड करेंगे भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज आएगा।
पोटेंशियल एनर्जी किससे डिसाइड करते हैं हम, उसकी पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन में चेंज होगा लिक्विड की, तो भाई हमें फाइंड करना है चेंज इन एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, बर्डन के। वहां पे बर्डन फाइंड करना था, वहां भी हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें इनिशियल एनर्जी पता होना चाहिए, देन फाइनल एनर्जी फाइंड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी होगा, फर्स्ट वाले कंटेनर में जो लिक्विड फिल है उसका अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई, तो फर्स्ट वाले कंटेनर का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम, इसका मास m1 g h x1। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इस पूरे कंटेनर का जो सेंटर ऑफ मास, इसको अब हम कहां से देखें, जैसे सपोज हम पढ़ते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी हमारा ग्राउंड है, एज ए रेफरेंस ग्राउंड पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है mgh। बट ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैसा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में सेंटर ऑफ मास हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का यूज करेंगे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जस्ट इसके कहां पे होगा, मिडिल में होगा। तो x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे x/2। इसका जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे m1g x1/2। इसी तरह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम सेकंड वाले कंटेनर का लिखें तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका मास कुछ डिफरेंट होगा, तो हमने उसको m2 से लिख दिया है इंटू g x2/2। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर भी यूज करेंगे हम। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अगर m1 को यहाँ पे ब्रेक करके लिखें तो मास क्या होता है m1 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को मैंने लिख दिया d से, वॉल्यूम, इस कंटेनर का अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा सरफेस एरिया s इंटू हाइट x1, ये हो जाएगा वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट इंटू g x1/2 प्लस सेम तरह से m2 भी लिखूंगा मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम s इंटू x2 g × x2/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इनिशियल एनर्जी U आ जाएगा हमारे पास। जो टर्म कॉमन है उनको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा आ गया डेंसिटी d s g/2। ये टर्म कॉमन है तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर बचेगा x1² प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यू फाइनल, तो फाइनल यहां पे हो क्या रहा होगा, ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है फाइनल यहां पे हो क्या रहा होगा। जैसे इस पाइप को हमने, इसको एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है, पाइप बहुत ही पतला पाइप है तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे इस पाइप को थ्रू कनेक्ट करेंगे तो वाटर का फ्लो इधर से होगा इधर, क्योंकि डेंसिटी दोनों की बराबर है, तो दोनों का डेंसिटी बराबर है, तो क्या होगा, जो लिक्विड का फाइनल लेवल होगा दोनों का सेम लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि कंटेनर का जो सरफेस एरिया है वो भी बराबर है। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल सिचुएशन में दोनों बराबर हाइट पे आ जाएंगे। तो बराबर हाइट पे आएंगे तो एक लिक्विड, इस वाले कंटेनर का लिक्विड डाउनवर्ड जाएगा, इस वाले कंटेनर का लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कहीं जो सिचुएशन होगी नई वो यहाँ पे होगी, जो नया वाटर लेवल होगा वो कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, इस वाले लिक्विड में ये वाला लिक्विड इतना डेप्थ नीचे आएगा और ये वाला लिक्विड सेम डेप्थ सेम हाइट ऊपर चला जाएगा। ये वाला जितना हाइट ये नीचे आएगा ये सेम हाइट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस वाले केस में, फाइनल केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिखेंगे, वही फार्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, सेंटर ऑफ मास का यूज करके mgh। ठीक है, तो m, अब मास ना तो मैं m1 ले सकता हूं ना ही तो m2, क्योंकि मास मेरा चेंज हो गया। अब ये कंटेनर इतना फिल है, सेकंड वाला कंटेनर इतना फिल है। मास इंटू g इंटू h, h मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जिसको मैंने बोल दिया x फाइनल, फाइनल हाइट xf। इसको फिर से एक्सपेंड करके लिखेंगे तो अच्छा, ये जो है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आई है एक कंटेनर की, एक कंटेनर की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में मास क्या होगा सेम, और हाइट भी सेंटर ऑफ मास की दोनों में बराबर होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों कंटेनर का पोटेंशियल एनर्जी आएगा फाइनल एनर्जी। तो ये फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, दोनों कंटेनर की दोनों सेम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंटेनर का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। 2 मल्टीप्लाइड बाई मास को यहाँ पे लिखेंगे फिर से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा सरफेस एरिया इंटू डेंसिटी,
मास को हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखेंगे सरफेस एरिया इंटू एक्स फाइनल, जी इंटू एक्स फाइनल। ये चीज समझ आई। मास को मैंने क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया, एरिया इंटू हाइट, हाइट यहां पे क्या होगी जब एक्स फाइनल, हाइट यहां पे क्या होगा एक्स फाइनल। तो ये आ गया हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 2ds जी एक्स फाइनल का होल स्क्वायर, ये आ गया। दोनों को सिंपल माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहां पे आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जो कॉमन टर्म है उनको फिर से हम बाहर ले लेंगे, डी एस जी। तो यहां से डी एस जी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस, यहां से डी एस जी कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको रफ कर दे रहे हैं। तो ये आ गया मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब x1 और x2 तो नॉन क्वांटिटी है, बट x फाइनल हमारे लिए नॉन क्वांटिटी नहीं है। तो इसको हमें इस क्वेश्चन से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट, क्योंकि डेंसिटी गिवन है, सरफेस एरिया एस गिवन है, जी भी हमारे लिए गिवन है, अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है एक्स फाइनल। तो एक्स फाइनल को देखो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने का, अगर इसका हाइट x1 है, अगर ये लिक्विड यहां से h हाइट नीचे आया, h डेप्थ अगर ये नीचे आएगा तो ये वाला लिक्विड h डेप्थ ऊपर चला जाएगा, ये वाला लिक्विड h डेप्थ ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिखूंगा x1 माइनस h बराबर x फाइनल बराबर x2 प्लस h। माइनस h उधर जाएगा तो प्लस का h हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 बराबर ट्वाइस ऑफ h। तो h का जो वैल्यू है जिसको हमने x फाइनल बोला है, ठीक है, वो सॉरी h का वैल्यू ये आया है, हमको क्या फाइंड करना है x फाइनल। तो h का वैल्यू यहाँ से आ गया x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2, हमको फाइंड करना है x फाइनल। तो x फाइनल कितना हो जाएगा हमारा, x फाइनल x2 प्लस h, ठीक है, x फाइनल को क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस h, और h हमारा यहाँ पे कितना है x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x2 प्लस x1, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 x फाइनल। तो यहाँ से हमने x फाइनल फाइंड कर लिया अपना x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x फाइनल की जगह हम क्या रख देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 x1 स्क्वायर, और इसको ओपन ही कर देते हैं, माइनस का x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां से आ गया DSG। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे x1 स्क्वायर मतलब 2 से तो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट 1/2, और यहाँ पे बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 हम कॉमन लेंगे नीचे से तो क्या बनेगा, DSG डिवाइडेड बाई 2, यहां पे बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आ जाएगा।
यहाँ से x1 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x फाइनल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से x फाइनल जो हमने फाइंड किया था, x फाइनल कितना आया हमारा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x फाइनल को यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आया था हाफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। वन बाई 4 यहाँ से हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट, एंड देन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 एंड दिस। ठीक, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, एक सेकंड, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ से अगर हम 2 को बाहर निकालें, इस साइड हमारा x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इधर आ गया dsg डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mg x फाइनल, जिसको हमने डबल कर दिया एक कंटेनर के लिए दूसरे कंटेनर के लिए, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा सरफेस एरिया इनटू एक्स फाइनल इनटू जी और एक्स फाइनल। तो हो गया 2dsg एक्स फाइनल का होल स्क्वायर, 2dsg एक्स फाइनल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन ले लिया dsg को, तो यहाँ पे बचेगा 2x फाइनल का होल स्क्वायर। यहाँ से dxg कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखा था तो क्या था, मास mg x1, ये था मास। यहाँ पे क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम था s इंटू x1, ये था x1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे x फाइनल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हाँ, एक टर्म देखो यहाँ पे मिस हो गया था। जब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इसका भी हमें सेंटर ऑफ मास यूज करना पड़ेगा। जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिखेंगे, mgh फाइनल, इसका डबल ये लिखा था, ये नहीं होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में x फाइनल नहीं आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास का यूज करेंगे, तो x फाइनल डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर भी एक 2 का फैक्टर मिस हो रहा था, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या 1/4 बाहर आ जाएगा हमारा, 1/4 बाहर आ गया। अगर मैं तो ये आ गया dsg 1/4 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 माइनस का हाफ x1 स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस 4 को भी अगर हम कॉमन ले लें बाहर तो कितना बचेगा, dsg डिवाइडेड बाई 4 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 माइनस का ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि 4 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा, और देन माइनस का ट्वाइस ऑफ x2 होल स्क्वायर। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ x1 x2, और यहाँ पे क्या है dsg डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इसको अगर हम फाइनल आंसर लिखें तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा बुक में लिखा हुआ, वो जो ऑप्शन था वो इस तरह से गिवन था। ऑप्शन में dsg डिवाइडेड बाई 4, dsg डिवाइडेड बाई 4, माइनस भी अगर कॉमन ले लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है, या फिर इसको x2 माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में फाइंड करना था, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज फाइंड करना था वो इतना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो सेम प्रॉब्लम वहां पे है, ठीक है, वहां पर भी हमें इसी तरह से क्वेश्चन करना है, ये भी सेंटर ऑफ मास का यूज करके वर्क डन फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास का भी यूज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको दे रखा है ए लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक सिलेंडर जिसका लेंथ 1 मीटर है, मेड ऑफ अ मेटल विच हैज वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस सिलेंडर की लेंथ में इंक्रीमेंट नेग्लिजिबल होगा, मतलब उसको हम सिंपल जीरो कंसीडर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी रॉड को अगर हम हीट करें तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, बट हीट करने पर उसका लेंथ में इंक्रीमेंट अगर नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या है, लो है, तो उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है। फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सच दैट इट्स हाइट अबव द वाटर सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह का हमको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम, एक मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम कह सकते हो, ठीक है, बट इजी प्रॉब्लम था ये भी। इसमें हमको गिवन क्या है, एक सिलेंडर गिवन है सच दैट इट्स हाइट अबव द वाटर सरफेस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सिलेंडर का हाइट है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें, उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, ये हमारा जो पोर्शन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। यहाँ पे जो सिलेंडर है वाटर में डिप है, उसका 20 सेंटीमीटर पार्ट वो क्या है, वो वाटर के बाहर है। अच्छा, टोटल हाइट इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अगर अंदर जब पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ये कितना हाइट हो गया है, 80 सेंटीमीटर। फिर बोला है व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इस साइड हम देख लेते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, द हाइट ऑफ द सिलेंडर अबव द वाटर सरफेस बिकम्स 21 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, जो सिलेंडर का हाइट है वाटर की सरफेस से बाहर की तरफ, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर, अच्छा, दो हमारे पास लिक्विड है, एक लिक्विड का डेंसिटी कम है, एक का ज्यादा है, तो जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कम डिप होगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी उसका लो होगा, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डिप होगा, ठीक है। जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें ऑब्जेक्ट ज्यादा डिप होगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिप होगा वो कम होगा। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ क्या, ऑब्जेक्ट हमारा कम हुआ है, डिप पहले कितना था 80, अब यहाँ पे कितना बचा 79। मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, लो। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। जो एनोमोलस एक्सपेंशन हम वाटर के केस में पढ़ते हैं, ठीक है। इन जनरल तो हम बोल देते हैं कि किसी भी मटेरियल का या किसी भी लिक्विड फ्लूइड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका डेंसिटी डिक्रीज करता है, बट यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लिक्विड में हमने पढ़ रखा है 0 डिग्री से 4 डिग्री के सेंटीग्रेड पर जो एनाबोलस एक्सपेंशन होता है, उस केस में होता क्या है, वाटर के पास जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, तो उस टाइम पर डेंसिटी क्या आ जाती है, मैक्सिमम, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी हमको गिवन रहती है ना, वाटर की 10 की पावर 3, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन रहती है हमको, ठीक है। ये पार्ट होगा, ठीक है। हालांकि इतना ये हो गया, अब हमको फाइंड क्या करना है इसमें वो देखते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट टी इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव टू द डेंसिटी एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोज टू। तो दोनों की जो डेंसिटी है उनमें रिलेशन हमसे पूछा है, दोनों का मतलब रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी एट टी हमको फाइंड करना है, डेंसिटी एट टेम्परेचर टी मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव टू द डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, बट फार्मूला अगर याद नहीं है फिर भी इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा, डेंसिटी बढ़ने से जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इस सिलेंडर की हाइट में या फिर मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास में तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी हाइट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो लो है।
तो मास दोनों केस में सेम रहेगा, मतलब दोनों केस में जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो सेम लगेगा। इस वाले केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लगेगा, यहाँ पे जो वेट लगेगा mg, सेम वेट इस वाले केस में भी लगेगा जहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे mg। यहाँ पे एक बायंसी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी एक बायंसी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, Fb2, इसको Fb1 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये फ्लोट कर रहा है, मतलब mg किसके बराबर है, Fb1 बाइंड फोर्स के बराबर है। यहाँ पर भी ये फ्लोट कर रहा है, मतलब वेट किसके बराबर होगा, बाइंड फोर्स के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों बाइंड फोर्स भी आपस में बराबर है, ठीक। दोनों बाइंड फोर्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों बाइंड फोर्स को अगर मैं बराबर कर दूं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इस वाले केस में अगर मैं बाइंड फोर्स की बात करूं तो मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो बी जी। सेकेंड वाले केस की अगर बात करूं तो डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम को मैं बी आई लिख देता हूं, बी आई। वॉल्यूम हमें कौन सा लेना होता है, इमर्ज पोर्शन का। जब हम बाइंड फोर्स की बात करते हैं तो उस केस में वॉल्यूम हम कौन सा लेते हैं, जितना पोर्शन सिलेंडर का वाटर के अंदर इमर्ज है उस पोर्शन का वॉल्यूम। तो उस पोर्शन का अगर मैं वॉल्यूम लूंगा तो उसको देखो कैसे लिखेंगे, रो नॉट, मतलब डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम। इस केस में वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया इसका, अगर इसका एरिया मैंने ए ले लिया, सरफेस एरिया इंटू हाइट, ए इंटू 80 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ए इंटू हाइट कितना ले लिया मैंने, 80 सेंटीमीटर। जी बराबर डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है ए, और हाइट यहाँ पे कितना हो गया 79 इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो रो 4 डिवाइडेड बाई रो नॉट, ये कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई 79, ये आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1.03 या जो भी समथिंग आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी जो भी हमने फाइंड की, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका यही फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगेन तो ए प्रॉब्लम भी ठीक था, अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं इसको भी। ये भी जेई में आया हुआ है 2020 में। कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी, तो इसका हमें मास डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है। द मिनिमम डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन विच इट फ्लोट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द मिनिमम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट इज। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सपोज ये लिक्विड है, इस लिक्विड में हमने एक स्फीयर को डिप किया है, तो हमसे क्या पूछा है, उसका मिनिमम डेंसिटी कि वो फ्लोट करे, ठीक है, लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट। अब बताओ इस केस में एक लिक्विड ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट उसमें इतना डिप है, एक लिक्विड ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट उसमें इतना डिप है, एक लिक्विड इतना होगा जिसमें ऑब्जेक्ट इतना डिप है, ठीक है, एक लिक्विड ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट उसमें इतना डिप है। मिनिमम डेंसिटी वाला केस कौन सा होगा, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि मिनिमम डेंसिटी वाला केस होगा कौन सा। अगर देखो ऑब्जेक्ट कम डिप है, मतलब लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पोर्शन में लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट कम डिप होगा। फिर ये वाला केस आएगा, देन ये वाला, यहाँ पे जो लिक्विड का डेंसिटी है वो सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन है वो ज्यादा इनसाइड आ जा रहा है वाटर के। ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, वाटर के इनसाइड। तो इस वाले केस में क्या होगा, डेंसिटी जो वाटर का होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। इस वाले केस में जो डेंसिटी होगा लिक्विड का वो क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पर भी फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी फ्लोट कर रहा है, दोनों केस में फ्लोट कर रहा है, बट डेंसिटी किस केस में मिनिमम आएगा, इस वाले केस में। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना था, ये चीज ये फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, आसान है। अब इसमें बस सिंपल फोर्स को हमें बैलेंस करना है, देन क्वेश्चन। ये हमने स्फीयर ले लिया, ठीक। अच्छा, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा mg, और ऊपर एक बाइंड फोर्स लगेगा Fv। फ्लोटिंग की कंडीशन में दोनों बैलेंस कर देंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन का काम है, जेई का प्रॉब्लम है,
तो इसको मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं। यहाँ पे मास हमें जो कैसे फाइंड करेंगे, मास हमको डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। मास कैसा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल है। यहाँ से दिख रहा होगा मास किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे। मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है और डेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है स्मॉल आर रेडियस पे। डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल आर पे। मतलब ये हमारा अगर स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से ये क्या है, आर, मतलब ये वेरिएबल है आर, ये तो टोटल आर, टोटल रेडियस होगा कैपिटल आर। स्मॉल आर की बात करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे इन जनरल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी का वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है, जिस वजह से हमारा मास भी चेंज हो रहा होगा। तो मास यहाँ पे फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा बोल सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो मास को अगर हम फाइंड करें, ठीक है, डीएम बराबर क्या लिखते हैं हम, डीएम बराबर रो डीवी, ये पता रहता है आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा, एम इक्वल टू रो, यहाँ पे डेंसिटी हमको गिवन है रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, रो इंटू डीवी, डीवी कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एम आ जाएगा हमारा, रो नॉट कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, 4 पाई भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, देन आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टोटल मास फाइंड करना है 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो टोटल मास का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा, लिमिट जब पुट करेंगे तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आर स्क्वायर नीचे है तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, आर का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 0 टर्म हो जाएगा। तो ये सिंपल इतना आ जाएगा। इसको अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट, आर क्यूब कॉमन ले लेंगे ऊपर से, आर क्यूब कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस के 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 15 और ऊपर 5 माइनस 3 यानी 2/15, ये आ गया आंसर, ये मास आ गया टोटल ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मास फाइंड कर लिया हमने, अब सिंपल वाइज बैलेंस करना है दोनों फोर्स को, देन हमारा आंसर आ जाएगा। mg को किसके साथ, बाइंड फोर्स के साथ बैलेंस करना है, यानी mg इक्वल टू fv। mg यहाँ पे m हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू जी इक्वल टू बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होता है, रो बी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेंसिटी भी हमको देखना पड़ेगा, कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड द मास डेंसिटी दिस, द मिनिमम डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट इज। तो ये जो डेंसिटी है वो आ जाएगी लिक्विड की डेंसिटी रो एल, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। बाइंड फोर्स में क्या आता है, लिक्विड का डेंसिटी इंटू वी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा लेंगे, जब ऑब्जेक्ट पूरा इसके अंदर इमर्ज है तो इस ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, 4/3, क्योंकि ये स्क्वायर है, पाई कैपिटल आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे रो वी इंटू जी, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल, इसमें देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहा है हमारे, इसमें कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा रो नॉट, ठीक है, 2 टाइम्स रो नॉट, 2 टाइम्स रो नॉट डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू रो लिक्विड डिवाइडेड बाई 3, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा, 2 रो नॉट डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अगेन ये प्रॉब्लम भी ठीक था, मॉडरेट लेवल का, जे लेवल का ठीक प्रॉब्लम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।